हेलो बच्चों। आज मैं क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर्स के बारे में डिस्कशन करूंगा। मैं आपको इसके एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा, क्योंकि क्लास 10th के अंदर बोर्ड्स के अंदर अक्सर इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको इस तरह के कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिससे कि आप उन क्वेश्चनों को इजीली सोल्व कर सके। बस आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। जैसे कि मैंने इसमें लिखा हुआ है, इस चैप्टर्स के अंदर केवल 4 टॉपिक्स हैं: यूक्लिड डिवीजन लेमा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर। बस हम इन 4 टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, इनके कॉन्सेप्ट दूंगा और साथ में एक दो एग्जाम्पल भी साथ कराऊंगा, जिससे आपको समझने में ज़्यादा समस्या का सामना ना करना पड़े। तो चलिए लेते हैं पहले यूक्लिड डिवीजन लिमम। ये यूक्लिड डिवीजन लिमम, ये लिमम लीमा शब्द आपने बहुत शायद पहले पढ़ा हो, नहीं पता। लेकिन लीमा होता क्या है? एक्चुअली लीमा क्या होता है कि कोई एक ऐसा स्टेटमेंट जो दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए यूज होता है, वो कहलाता है लीमा। इसके बारे में इतना ध्यान नहीं देने, केवल आप ये देखो यूक्लिड डिवीजन होता क्या। अच्छा, आपने 6 7 क्लास में अक्सर जो है ना डिवीजन के क्वेश्चन किए होंगे। जैसे कि मान लीजिए कि ये 19 था और मैंने बोला इसको 2 से डिवाइड कीजिए, आपने बहुत आराम से इसको कर दिया। ये मैंने बोला कि 21 को आप जरा 3 से डिवाइड किए, आपने बहुत आराम से इसको 0 कर दिया। अब उसमें वहां पे ये भी बताया गया था कि ये क्या कहलाता है, ये पार्ट क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है। बहुत आराम के साथ आपने बोल दिया कि बोला सर, ये जो होता है आपका, ये कहलाता है डिविडेंड। यानी इसमें जो 19 जो होता है वो होता है डिविडेंड। और इसके अंदर जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है डिवाइजर। क्या होता है? डिवाइजर। इसमें डिवाइजर है 2, अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं, डिवाइजर है 2। और तीसरा एक पार्ट होता है रिमाइंडर, ये इसमें है 1। यानी 3 पार्ट इसके अंदर होते हैं। वहां पे आपने ये भी पढ़ा होगा कि सर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 19 इज इक्वल टू 2 इंटू 9 प्लस 1 है। यानी डिविडेंड इज इक्वल टू, डिविडेंड इज इक्वल टू, और ये एक चीज और बता इसमें, क्वेश्चन, QUOTION क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन है 9। तो इसको आप लिख सकते हैं डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमेंडर। बात समझ में आई? ये आपने 6 7 8 क्लास में पढ़ते हुए आए हैं। लेकिन यहाँ पे एक इसमें एक्स्ट्रा चीज जुड़ जाती है, वो क्या होती है कि इसके अंदर जो ये रिमाइंडर है हमेशा इससे छोटा होगा। यानी डिवाइजर से छोटा होगा। जब तक ये बड़ा पड़ा रहेगा तब तक आप डिवाइड करते रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक बड़ा कोई नंबर लेते हैं, 29 ले लिया, है ना, और मैंने 2 से डिवाइड किया। आपने क्या, 2 1 जा 2, 1 छोटा, लेकिन अभी तो ये उठाना पड़ेगा, 18 और उठा के 1। अगर इस तरह का अगर यहाँ पे बड़ा बस जाता है तो आप इसको बार बार डिवाइड करते रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर जो रिमाइंडर है ये आपका 1 से लेस, मतलब कि इससे 2 से लेस होगा, और या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बढ़ होगा, यहाँ की जो। तो यही जब हम सब लिख देते हैं ये बन जाती है यूक्लिड डिवीजन लीमा। क्या बन जाती है? यूक्लिड डिवीजन। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं? सपोज करो इसी तरह आप एक लीजिएगा कि आपको जो है ये ए है, और इससे आप जरा डिवाइड कीजिए। जब आप डिवाइड करते हैं तो आपको क्यू मिलता है, यहाँ पे आर मिलता है। तो ए इज इक्वल टू क्या होता है? बी क्यू प्लस के आर, वेयर आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन डी। ये जो कंडीशंस होगी ये आपकी बन जाती है यूक्लिड यूक्लिड डिवीजन लिमिट। मतलब टू इंटीजर्स ए एंड बी, टू इंटीजर्स ए एंड बी exist pair of integer q and r such that a is equal to b q plus r or r is equal to greater than equal to 0 to b, इसके बीच लाइज करता है।
बात समझ में आई। यूक्लिड डिविजन केवल 6, 7, 8 क्लास में जो चीज आप करते हुए आ रहे हो वही यूक्लिड डिविजन लिमिट है। ये बोले इसका यूज क्या है? इसका यूज आता है हमें यूज तो इसका बहुत है, एप्लीकेशन बहुत है, लेकिन इस 10th क्लास में आपके सिलेबस में केवल इसका जो एप्लीकेशन दिया गया है SHCF निकालने के लिए दिया गया है। बोला क्या, आपने कोई भी बोलते हैं ना कि बोला कि दो ये दे दिया कि आप इसके वो निकालिएगा, जैसे कि 18 और 30 है, बोला इसका आप निकालो HCF डिवीजन मेथड से बोलते हैं ना, तो वो एक्चुअली यूक्लिड डिवीजन मेथड होता है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि आप उसको सपोज करो कि BQ प्लस R है, यदि R इज इक्वल टू 0 हो जाए तो उस स्थिति में जो AB जो होगा इसका HCF B होगा, ये इसका HCF कहलाता है। मैं निकाल के दिखा देता हूं आपको। चलिए यहाँ पर एक लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने ये 18 और 30 का ही लिया कि मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया 18 स्मॉल है, 13 से डिवाइड किया आपने, क्या 18, ये आ गया 12, फिर इसको 18 से किया यहाँ पे, ठीक है, 1 6, फिर किया 1 12 और ये जीरो आ गया। इसका मतलब जो है इसका जो HCF होगा इससे पहले वाला ये होगा ऐसे, पहले यहाँ पे देखिए 30 इज इक्वल टू 18 इंटू 1 प्लस 12, अब 18 का निकालिए, 18 इज इक्वल टू 12 इंटू 1 प्लस के 6, अब 12 का निकालिए, 12 इज इक्वल टू 6 इंटू 2 प्लस के 0। अब ये जो 0 तुम्हारा ये आ गया, इसका जो है डिवाइजर्स कौन सा है, ये 6 है, तो इसका मतलब ये HCF जो आ गया 6 आ गया। मोटे तौर पर आपको याद रखना है, जो भी जहां पे भी जाकर के 0 आए उसका जो डिवाइजर है ये वाला, वो क्या कहलाएगा, HCF। अब आपके सामने कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाता है फटाफट आप इसको कर देते हैं। इसमें एक जनरल चीज में एक नोट और बताता हूं, अक्सर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये समथिंग आपने भी देखा, किताब में भी दे रखा है, M2M+1 समथिंग समथिंग के इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं एक क्वेश्चन आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ, उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन उठाएंगे फटाफट सोल्व होगा। तो मैं जैसे कि एक इसके अंदर से क्वेश्चन आता है कि every positive integer is in term of 2m, every positive even integer, बिल्कुल सही बात है, every positive even integer वो हमेशा 2m फॉर्म में रहेगा, और every positive odd integer वो 2m+1 फॉर्म में रहेगा, यानी अगर इवन है तो इस फॉर्म में रहेगा। ये प्रूफ आपको करना है। अब हम यूक्लिड्स डिवीजन लिमिट से ही प्रूफ करेंगे। सपोज करो कि हमको ये दिया हुआ है कि n से हम एक डिवाइड करके देखते हैं, n को 2 से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास सपोज करो क्या मिलता है, m मिलता है, और यहाँ पे रिमाइंडर हमें r मिलता है। तो इसका मतलब कि n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 2m प्लस के r हो जाएगा, और r की वैल्यू क्या होगी, r होगी 2 से कम होगी, इससे कम होगी, और 0 से बड़ी होगी। मतलब r की 2 की वैल्यू, मतलब कि r की वैल्यू 0 भी हो सकती है और 1 हो सकती है। ये दो वैल्यू हमें मिलने वाली है, तीसरी तो नहीं मिल रही। तो इसका मतलब ये हुआ, ये देखते हैं हम यहाँ रखेंगे, तो n इज इक्वल टू 2m और n इज इक्वल टू 2m+1, r की जगह मैंने 0 रख दिया ये रहा। तो इस स्थिति में ये आपका इवन हो जाएगा और ये आपका ओड हो जाएगा। तो इस तरह करके हमने इसको हम निकाल लेते हैं। बस 2 लाइन का क्वेश्चन होता है, लेकिन देखने में बड़ा वैसा लगता है। अब चाहे उसको ये बोला कि बोला भाई इसको भी प्रूव कर दो जरूर कि इवन इंटीजर की 4q होगी, और उसका जो होगा आपका ओड का जो होगा वो 4q प्लस के 1 होगा, इस तरह 4q प्लस के 1 होगा, या 4q प्लस के 3 होगा, इस तरह होगा। तो आप जहाँ पे मैंने ये 2 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड कर दीजिएगा और उसके बाद उसको बढ़ जाइएगा। तो इस तरह करके हम ये निकालते हैं। तो आपको समझ में आया बच्चों, यूक्लिड डिविजन्स का एक सिंपल मैंने आपको समझा दिया।
चलिए अब हम आगे के लेते हैं, ये हमारा एक जो पार्ट है ये क्लियर हो गया। अब हमारे लेते हैं फंडामेंटल्स थ्योरम्स ऑफ अर्थमेटिक। ये भी आप हमेशा 6th 7th क्लास 8 में करते हुए आ रहे हैं, केवल वहां पर यहाँ पे एक नाम दे दिया गया क्या। तो जैसे कि हम दूसरा टॉपिक लेते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। बच्चों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को शेयर अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अब डेली का एक चैप्टर लेकर के वीडियो डालने वाला हूं ताकि आपको अपडेट मिलता है। फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है? फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अर्थमेटिक से पहले मैं थोड़ी चीज बताता हूँ। आप मुझे ये बताइए कि प्राइम नंबर्स के कितने फैक्टर होते हैं। अगर कोई प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर जानते हैं ना, प्राइम नंबर से प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? प्राइम नंबर क्या होता है? 1 होता है, 2 भी हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, जो केवल उसके दो ही फैक्टर होंगे, सेल्फ और 1। 7 हो जाएगा, 9 नहीं होगा, 11 होगा, ये सब जो है प्राइम नंबर्स, ये तो होता ही है। ठीक है बच्चों, तो प्राइम नंबर्स के जो फैक्टर होते हैं वो कितने होते हैं? तो प्राइम नंबर्स हैव 2 फैक्टर, हैव 2 फैक्टर, एक तो सेल्फ और एक वो नंबर। जैसे कि 3 है तो 1 इंटू 3, 5 है 1 इंटू 5। ठीक है। दूसरा एक होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर होता है जिसके दो या दो से ज्यादा के फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर। कंपोजिट नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर। ये आपने 6th 7th 8th क्लास में पढ़ते हुए आए। मोर देन 2 फैक्टर। जैसे सपोज करो कि आपके पास ले लिया मैंने 10, तो 1 इंटू 2 इंटू 5 हो गए 3। मैंने दे दिया आपको 21, 1 इंटू 3 इंटू 7, मैंने दे दिया आपको 16, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, ये सब कहलाता है कंपोजिट नंबर। बात समझाई कि नहीं? अब आप ये देख रहे हो कि ये कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। अब 2 देखो, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, 5 भी प्राइम नंबर, 3 भी प्राइम नंबर, 7 भी प्राइम नंबर। ये कंपोजिट नंबर को जब हमने उनके फैक्टर किए तो हमें क्या मिला? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। मिला नहीं मिला? तो यही जो है कि जब हमें ये मिलता है कि यदि प्राइम अब कंपोजिट नंबर इज जो हमारे जो ये कंपोजिट नंबर है, इनको हमने जो एक्सप्रेस कर दिया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में, हमने क्या बोलते हैं, शो कर दिया, यही कहलाती है हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। मतलब कंपोजिट नंबर इज एक्सप्रेस्ड यूनिकली। अब इसमें यूनिकली हमने, अब इसमें और तो 2 की जगह ये तो है नहीं कि आप 3 गुना 5 कर दोगे या 4 इंटू 2 कर दोगे। एक यूनिक है कि ये आया तो आया है। दूसरा, इसके अंदर आपको ऑर्डर पे ध्यान नहीं रखना है। ऑर्डर ऑफ प्राइम फैक्टर इज इग्नोर्ड, है ना। 2 चीज इसमें है। कंपोजिट नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड प्राइम फैक्टर इज, ऑर्डर ऑफ प्राइम फैक्टर इज इग्नोर्ड। तो ये कहलाती है हमारी फंडामेंटल थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। मतलब आपने देखा कंपोजिट नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर एंड ऑर्डर ऑफ प्राइम फैक्टर इग्नोर्ड। मतलब कि जैसे कि मान लीजिए 21 का मैंने किया 1 इंटू 3 इंटू 7, आप इसको ये भी लिख सकते हो 21 इज इक्वल टू 1 इंटू 7 इंटू 3। आप ये भी लिख सकते हो
3 × 7 × 1, यानी कि इसके ऑर्डर पे ध्यान हमें इग्नोर कर देना है, केवल हमें उसका फैक्टर करना है और जो हमें फैक्टर मिलेंगे वो हमें प्राइम नंबर मिलेंगे। यही होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। बोला सर इसका यूज क्या है? बहुत इसके यूज है, लेकिन आपके कोर्स के अंदर केवल इसके यूज दो हैं। फाइंडिंग द एचसीएफ निकालने के लिए यूज होता है और एलसीएम निकालने के लिए यूज होता है। ये दो चीज निकालने के लिए इसमें यूज होता है। अब देखते हैं कि हम इन दोनों को कैसे हम ये करते हैं, हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे और एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो इसमें निकालने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर एचसीएफ की एलसीएम की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर जो सबसे पहले कॉमन देख लेंगे, कॉमन कितने हैं, क्या बोलते हैं, कौन कौन से हैं उनका, और जो अनकॉमन है उनको भी सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एलसीएम मिल जाएगा। जैसे सपोज करो कि मैं एक लेता हूँ कि 36 और 56 का निकालो आप। 36 और 56 आपने इसके जब फैक्टर किया, फैक्टर करना जानते हैं, 36 के आपने फैक्टर किए 2 × 2 × 2 ये हो गया, और 56 के जब आपने किए तो 2 × 2 × 7। और जब आप इसका जब एलसीएम की बात करते हैं तो मैंने बताया था कि जो कॉमन है ये आपने कॉमन, एक तो उसका ये है मल्टीपल, एक ये कॉमन है इसके अंदर, बाकी कोई कॉमन है उनको भी साथ में मल्टीपल कर दो, तो ये आपका बन जाएगा एलसीएम, यानी 504। बात समझ आई कि नहीं है? यानी एलसीएम जो होगा, अगर हम इसको इस तरह याद रखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर एंड अनकॉमन फैक्टर, यानी ये वाले हो गए, इसके हो गए ये, और ये आपका एलसीएम। इससे आप कोई भी एलसीएम निकाल सकते हैं। बहुत ही बता दिए, दिमाग में आपके रहना चाहिए, क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, बस आपको ये 6 7 8 क्लास में आप निकालना जानते हैं। अब चलते हैं साहब आप एचसीएफ। एचसीएफ में कुछ नहीं करना, केवल जो आपके कॉमन फैक्टर हैं वही आपका एचसीएफ होगा। आपने यूक्लिड डिविजनल एचसीएफ निकाला, और आपने यहाँ पे अगर आपको ये बोला कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक या फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ निकालो, तो आप ऐसे निकालोगे, उसमें केवल कॉमन फैक्टर होगा। जैसे कि मान लीजिए 36 का निकालना, 36 एंड 56 का आपको निकालना है, तो आप सिंपली 36 का आपने फैक्टर पहले किया हुआ है ये, और 56 का आपको ये 2 × 2 × 2 × 7 हो गया। अब इसमें से कौन कौन से कॉमन है, 2 कॉमन है, एक ये 2 कॉमन है, तो आपका जो एचसीएफ हो गया वो हो गया आपका 4। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, इसके अंदर से ये इतना है। ऊपर का हो, चलिए कोई बात नहीं। अब हमारा जो चौथा चैप्टर है, तीसरा है आपका इरेशनल नंबर। क्या है? इरेशनल नंबर। आप ये जानते हो इरेशनल एनी नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, कैन नॉट रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ये कहलाता है, यानी कि जो नंबर रेशनल नहीं है वही इरेशनल है। जैसे √2, √3, पाई, ये सब नंबर है इरेशनल नंबर। तो खैर ये सब जानते हैं। यहाँ पे आपको बोर्ड में सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक से एक ही क्वेश्चन मिलेगा, और वो आएगा, और सबका मेथड एक ही है कि ये प्रूफ करना है, prove that √2 is irrational number, IR for irrational number, ये आपको प्रूव करना है। अब ये जो मेथड मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको, दिया हुआ भी है उसमें, तो मुझे आपको समझाना है कि चाहे √2 आ जाए, √7 आ जाए, कुछ भी आ जाए, मेथड यही होने वाला है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे कि लेट अस कंसीडर, अगर हम इसको सॉल्यूशन की बात करें, लेट अस कंसीडर √2 is a rational number, √2 is the
रेशनल नंबर। अब अगर ये रेशनल नंबर है तो इसका मतलब इसको पी अपॉन क्यू फॉर्म में हम डिनोट कर सकते हैं या ए अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। मैंने ए अपॉन बी लिया है, ए अपॉन बी लिख सकते हैं, जहां पे ये ए और बी को फैक्टर या क्या बोलते हैं, इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। नो कॉमन फैक्टर बिटवीन ए एंड बी एक्सेप्ट अदर देन वन, वन के अलावा, अदर देन वन, यानी ए और बी में कोई भी, इसके बीच में कोई भी आपके कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, तभी ये आपका जो है काम करेगा। ठीक समझ में आ गया? तो अगर इसके बीच में कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, चलिए कोई बात नहीं, इसको वन मान लीजिए, कोई बात नहीं। स्क्वायर बोथ द साइड, दूसरा स्टेप ऐसे, स्क्वायर बोथ द, स्टेप तो वन ये हो गया। अब दूसरा स्टेप ये स्क्वायर बोथ द साइड। स्क्वायर बोथ द साइड करेंगे तो आप 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर हो जाएगा। हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो रहा है, 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। अगर ये 2 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा, इसका मतलब कि 2 डिवाइड ए, और अगर 2a को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब क्या, अगर 2a को डिवाइड कर रहा है फिर हम उसको उसी फॉर्म में लेके जाएंगे यूक्लिड्स फॉर्म में, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि a इज इक्वल टू 2c, वेयर c इज एनी इंटीजर, एनी इंटीजर, c इज एनी इंटीजर। ये आपका आ गया तीसरा स्टेप, और यहाँ पे आपने a इज इक्वल टू p से करके ये कर लिया। ठीक है जी। अब इसको जो है आप, ये जो एज इक्वल टू 2c आप यहाँ पे रख सकते हैं, इस वाले स्टेप में रख सकते हैं। ये सपोज करो को 1 है, यहाँ a की जगह 2c रख सकते हैं। तो सब्सटीट्यूट a इज इक्वल टू 2c इन रिलेशन 1, जब आप यहाँ पे रखते हैं, यानी कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर को जो दिया हुआ है, यहाँ पे जब a इज इक्वल टू 2c रखेंगे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, इसका मतलब ये 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, यानी 2c स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। ये तो कटने के बाद ही आ गया ना, यानी बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम इसको लिखेंगे, यानी कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि 2, जैसे यहाँ पे आपने लिखा था कि 2 इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब कि 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, और इसका मतलब ये हुआ कि 2 डिवाइड्स बी। अब लेकिन आप तो यहाँ पे देख रहे हो कि भाई जो है 2 ए को भी डिवाइड कर रहा है, 2 बी को भी डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स क्या हुआ, आप ये देख रहे हो ना ये वाला, कि आपने देखा कि 2 बी को भी डिवाइड कर रहा है और ये 2 ए को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब है, इसका मतलब क्या, बाई बोथ, इसकी वजह से कि 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ ए बी। यही तो मतलब हुआ कि अगर भाई 2 ए को भी डिवाइड कर रहा है और 2 बी को भी डिवाइड करना, दोनों कॉमन फैक्टर्स क्या हुआ, दोनों का कॉमन, ए और बी का कॉमन फैक्टर 2 हो गया। बट यू कंसीडर, क्या आपने क्या कंसीडर, बट यू हैव कंसीडर कि ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर, उसमें कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, मैं यहां पे कर देता हूं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट्स। सो इट इज कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहा है।
कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, आपने माना तो ये था कि नो कॉमन फैक्टर बिटवीन ए एंड बी, और यहाँ आप आ रहे हैं कि दोनों के बीच में दो कॉमन फैक्टर है, सो इट इज द कॉन्ट्राडिक्शन, है ना। मीन्स बिकॉज ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर, सो it is the totally contradiction. So these contradictions means अंडर रूट टू इज द इरेशनल नंबर। बस ये आपको करना है कि एक बार इसको रेशनल मान लो, इस फॉर्म में ले आओ, इस फॉर्म में यहाँ पे लेके आओ, और इसको ये शो कर दो और इसको ये शो कर दो, काम खत्म हुआ आपका। अब इसके अंदर से आपसे कुछ भी आ जाए, आपको यही प्रोसीजर यूज करना है। चलिए अब हम लास्ट जो आपका हम लेते हैं रेशनल नंबर। बहुत इजी है, इसमें से क्वेश्चंस एक ये आता है, और अब जो एक मैं बताने जा रहा हूँ ये आता है रेशनल नंबर। अगर हम रेशनल नंबर्स की बात करें तो रेशनल नंबर क्या होता है, द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन पी अपॉन क्यू फॉर्म वेयर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, ये रेशनल नंबर है। बट इसके अलावा भी रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो दो तरह के यहाँ पे बताए गए हैं। कौन कौन से रेशनल नंबर दो तरह के बताए गए हैं, कौन कौन से हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि जब हम इसको डिवाइड करेंगे, सपोज करो कि 1/2 है, आप इसको डिवाइड करके देखो जरा, रेशनल नंबर है तो आपका 0.5 आएगा। वहीं पे ये भी रेशनल नंबर है, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 1.3333 अब तो चलता चला जाएगा। तो इसीलिए ये इसमें हम देख पा रहे हैं कि इसका मतलब इसी चीज को उसने दो भागों में डिवाइड किया। कौन कौन सा, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ठीक से लिख देता हूँ इसको, थोड़ा मेरा राइटिंग से, टर्मिनेटिंग डेसिमल जो रेशनल नंबर है ये इसमें, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और इसके अंदर भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका रिकरिंग रिपीटिंग, इसको तो रिपीटली, और एक होता है नॉन रिपीटली। लेकिन हम इसको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये जो है, अगर कोई भी ऐसा रेशनल नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग, तो वो रेशनल नंबर बन जाता है। तो इसके बारे में हम बिल्कुल भी स्टडी नहीं करेंगे, हम इसके बारे में स्टडी करेंगे जो ये वाले। तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं, मैंने आपको बता दिया, रेशनल नंबर होता है पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखता है, वो दो तरह के होते हैं। टर्मिनेटिंग जो हो गया, जैसे कि यहाँ पर टर्मिनेटिंग मतलब कि स्टॉप हो जाना। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है क्या कि स्टोर, इट इज द डेसिमल हैज फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट, यानी ये क्या लिखता है, फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट रखता है, फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट। देखो 0.5 है, फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट। ये रखता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट, कोई रुकता ही नहीं है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट, जैसे ये बढ़ता ही जाता है। ठीक है जी। तो इस तरह करके के हमने जो है ना इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, रिपीटिंग। ठीक है। अब उसमें जो एक क्वेश्चन क्या आता है इसके अंदर कि बोला अब आपको जो है ये आपको जो देगा। अच्छा, दूसरा एक चीज और मैं बता दूं आपको कि 1/3 को आपने 0.3333 कब तक लिखोगे, तो इसको एक बार फॉर्म में लिख देते हैं, इसके ऊपर ये बार लगा देते हैं। तो इस बार का मतलब होता है कि ये जो है नंबर जो है बार बार रिपीट हो रहा। अगर सपोज करो कि मैं ये कर दूं 0.25 के ऊपर 2 के ऊपर लगा दूं, तो इसका मतलब कि दो नंबर बार बार ये रिपीट हो रहे हैं। ठीक है। अब इसमें जो अगर आपके पास जो क्वेश्चंस आएगा वो ये बोलेगा कि आप इस डेसिमल्स नंबर को, इस डेसिमल नंबर को पी अपॉन फॉर्म में आप चेंज करो, यानी कि डेसिमल नंबर को पी अपॉन क्यू फॉर्म में चेंज करो। जैसे कि सपोज करो कि ये लिख दिया आपको 0.5, आपने क्या किया, इसका पॉइंट हटाया, यहाँ पर रखा और इसको सीधा 1/2 रख दिया। लेकिन अगर सपोज करो कि ये आ गया 0.3333, यानी कि 0.3 बार, उसी स्थिति में आप क्या करेंगे। तो इसमें मैं पहले आपको शॉर्टकट बताऊंगा, इसको कैसे निकालते हैं।
और बाद में मैं आपको उसका लेंथ का तरीका बताऊंगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास ये कोई नंबर आ जाता है, या कोई ये नंबर आ गया 0.25, या एक इस तरह का भी नंबर आ सकता है आपके पास 0.2537, इसके ऊपर बार है। तो ऐसी स्थिति में आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के कैसे निकालें। सपोज करो मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि 0.33 एक इस तरह का आ गया, एक जनरल में लेता हूँ कि 0.x बार आ गया। तो उसी स्थिति में क्या हम लिखते हैं, या 3 नंबर का ले लो या 4 नंबर का ले लो, एक ही बात है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एक्स वाई जेड आ गया। तो इसका हम करने के लिए क्या करें, रिपीटेड टर्म, रिपीटेड टर्म कितने कौन कौन सी रिपीट, एक्स वाई जेड रिपीट हो रही है, और नंबर ऑफ 9 उसकी जगह नीचे लिख देंगे नंबर और डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ 9 for the repeated term, for the repeated term, मतलब कि एक्स वाई जेड अपॉन 3 रिपीट हो रहा है तो 9 कर देंगे। तो अगर मैं इसकी बात करूं 0.3 बार फ्रॉम सी द 3 अपॉन 3 बार ये रिपीट हो रहा है अपॉन 9। अगर मैं ये बात करूंगा 0.25 की तो सीधा लिखेंगे आप 25 अपॉन 99। दो बार 9 लिख दिया कि दो नंबर है, क्योंकि नंबर ऑफ 9 रिपीटेड, ये हो गया। दूसरा मैं एक ये जो इसके अंदर होता है कि आपके पास ये आ गया कि एक्स वाई पी क्यू बार, कि ये जैसे कि ये हमने ये वाला है, तो उसी स्थिति में हम आप ये करेंगे कि एक्स वाई पी क्यू माइनस एक्स वाई अपॉन नंबर ऑफ 9 रिपीटेड, number of 9 repeated, number of 9 for repeating follows zeros for number of non repeat। मतलब समझ में नहीं आया, ओके। ये दे दिया आपके, सपोज करो मैं एक एग्जांपल से लेता हूं कि 0.2537, आपने यहाँ पे किया 2537, रिपीट नहीं हो रहा 25, अब कितना रिपीट हो रहा, ये हो रहा है, दो ही तो रिपीट और नॉन रिपीट कितने, इसकी जगह 0 रख दो। तो आप इसको जब करोगे ये आपका इसमें आंसर देगा, सीधा हो गया एकदम करके। बात समझ में आई कि नहीं आई। ये एक शॉर्टकट है कि आपको एक नंबर में एमसीक्यू पे आ रहा है, तो अगर आप उसको लेंथी मेथड से करने में टाइम लग जाएगा, फटाफट इस तरह का आप कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपका इसका लेंथी वाला बताता हूँ कि नहीं क्वेश्चन अगर 1 नंबर में आया तो आप इससे कर दो, अगर क्वेश्चन 2 या 3 नंबर में आ गया उस स्थिति में आप क्या करोगे। इसमें एक बेसिक चीज याद रखनी है, चलो पहले मैं बता देता हूँ कि सपोज करो कि आपको 0.3 बार का कन्वर्ट करना, आप सबसे पहले इसको एक रिपीटिंग फॉर्म में इस तरह लिखते चले जाइए, लिख दो। अब इसमें आप सबसे पहले 10x से मल्टीपल करेंगे तो आपका 3.3333, ये 1 है और ये रिलेशन 2 है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो पॉइंट वाला जो पार्ट है ये और ये वाला जो पार्ट है ये बराबर हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं इसको घटाने वाला हूं कि जब आप घटाएं इसको, जब इसको आप सबट्रैक्ट करें, इसमें से इसको सबट्रैक्ट करें तो यहाँ पे आपको एक नंबर जो है क्या मिलना चाहिए, इंटीजर मिलना चाहिए। तो आप जब इसे हटाए तो आपको क्या मिलेगा, तो इसका मतलब जो इसके जब मल्टीपल वाला जो पार्ट है, जो जो आपने 10x मल्टीपल किया और डेसिमल वाला जो पार्ट है और जो उससे पहले वाला पार्ट है वो कहीं ना कहीं बराबर हो जाना चाहिए ताकि आपको यहाँ इंटीजर मिल सके। बस इस पर आपको टारगेट रखना है, उसके लिए आपको 10 से मल्टीपल करना पड़े, 100 से करना पड़े या 1000 से करना पड़े, नो मैटर एट ऑल, आपको जो है ये करना ही है। और x इजिकल टू 3/9 यानी कि 1/3 आंसर आ गया। और देखिए सपोज करो कि आपके पास ये 0.125 को आपको कन्वर्ट करना है
तो x इज इक्वल टू आपने लिखा 0.125 जब आपने 10x से मल्टीपल किया तो आपको मिला 1.25 1.25 बराबर नहीं हो पाया। आपने 100 से करके देखा, 100 से करके देखा तो आपको मिला 12.5125 तो भी बराबर नहीं हो पाया। आपने 1000 से करके देखा तो आपको मिला 125.125 ये इसके बाद 125 होता चला गया। तो आपने देखा कि ये वाला जो डेसिमल का पार्ट है, ये वाला डेसिमल पार्ट बराबर हो गया करने के बाद। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो है जब सब्ट्रैक्ट किया इसमें कि 1000x माइनस के x और सीधा जब किया तो यहाँ पे आपको 125 मिला, क्योंकि ये सब जीरो हो गया और ये हो गया और ये हो गया आपके 9,999x और इज इक्वल टू 125 x इज इक्वल टू 125 इज इक्वल टू 9। कई बार बच्चे रेट लेते हैं कि मैं 2 डिजिट होगा तो 1000 से करूंगा सिंगल हो, ठीक है, लेकिन आपका मेन टारगेट ये है कि कई बार ऐसा होता है कि मल्टीपल में एक क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको कि वो आप होना उसमें 10 से चाहिए था लेकिन 100 करने के बाद उसमें निकल करके आया कि ये वाला जो पार्ट है और ये डेसिमल पार्ट जी बराबर होने के बाद, ताकि आपको यह सब्ट्रैक्ट करें तो आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन मिले। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ, फिर आपकी अच्छे से समझ में आ जाए। वही वाला लेते हैं कि सपोज करो कि आपको ये दिया 0.2536 बार। आपने क्या x इज इक्वल टू 2536363636 आपने 10 से मल्टीपल किया, आपको मिला 2.5363636 आपका काम नहीं चल पाया। आपने 100 से किया, 100 से करने के बाद 2.363636 आपका ये आया, है ना। आपने फिर जो है ना 1000 से भी करके देखा, जब 1000 से करा तो 2.36 इसमें क्या गया आपका, जब 1000 ये मिला। अब आपने 10,000 से किया, जब आपने 10,000 से किया तो आपको 2.36.363636 ये मिला। तो आप ये देख रहे हो कि आपका जो है कहीं पे भी सेट नहीं हुआ, लेकिन इसके साथ आपका ये सेट हो गया क्योंकि ये भी 36 ही। अब आप जब इसमें घटाया आपने तो ये तो 9900 आ गया, 900 आ गया x, और जब आपने घटाया 2.36 आ गया, लेकिन 2.36 और माइनस की ये 2.36.3636 अप टू माइनस के 20.3636 वो जीरो हो गया। और जब आपने घटाया ये 2.11 आ गया, ठीक है, ये आपका 99x आ गया। तो x की वैल्यू जब आई तो 2511/99 यार। तो ऐसी कंडीशंस में अंदर ये आपको 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखो, कम से कम इनको मल्टीपल करके, ये जरूरी नहीं है कि आप इसको सब्ट्रैक्ट करो, इनमें जब मल्टीपल करने के बाद उसके बीच में भी आपको कहीं ना कहीं सब्ट्रैक्शन करके वो जो पोर्शन आपको एक इंटीजर वैल्यू प्राप्त हो सकती है। तो आपका मेन टारगेट है इंटीजर वैल्यू। तो थैंक यू बच्चों, शायद आपको जो मैंने ये एक आपको कॉन्सेप्ट दिए हैं समझ आए होंगे। आप इस वीडियो को बार बार देखिए और अपने चैप्टर में जो भी क्वेश्चन है, चाहे RS अग्रवाल है, दूसरी किताब है या NCERT की बुक है, आप सोल्व करके दीजिए, 100% सोल्व होगा। मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो, आप कभी भी मुझे अपनी प्रॉब्लम्स को व्हाट्सअप कर सकते हैं 9897253058 डॉक्टर अजय से। आप नोट कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पर मुझे कोई भी क्वेश्चन डाल सकते हैं, मैं सोल्व करके भेजूंगा फ्री सेवा। बच्चों आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि नई नई वीडियो इस तरह की जो कॉन्सेप्चुअल वीडियो आपको मिल सके और आपको फायदा हो सके। थैंक यू बच्चों।